दोस्तों, अब से 10 साल पहले चीन ने सोलर इंडस्ट्री में एक ऐसी चाल चली जिसका पूरा फायदा वो अभी भी उठा रहा है, जिसमें वो अपनी स्ट्रेटजी की वजह से आज तकरीबन 90% सोलर इक्विपमेंट इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाया हुआ है। और यही नहीं है, दुनिया के हर बड़े सोलर प्रोजेक्ट में चीन से बने किसी न किसी कंपोनेंट का इस्तेमाल होता ही है। लेकिन अब भारत ने चीन के इस दबदबे को चुनौती देना शुरू कर दिया है। अब यही देखिए कि हाल ही में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर चीन को एक बड़ा झटका दिया है, जहां पर एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत सोलर सेल्स और पैनल के प्रोडक्शन में दुनिया का नंबर 2 देश बन सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि चीन अब सोलर इंडस्ट्री से भी आगे बढ़कर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है जिसका प्रोडक्शन भारत में अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है। जी हाँ, ये वही टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में ये तय कर सकती है कि अगली एनर्जी रेस में चीन आगे रहेगा या पीछे। और अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि 13 अगस्त 2026 की सुबह दिल्ली के BHEL कॉर्पोरेट दफ्तर में एक एग्रीमेंट हुआ है जो भारत की हाइड्रोजन इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है। और हुआ यहाँ पे ये है कि नॉर्वे की कंपनी हाईस्टार ने भारत की सरकारी दिग्गज कंपनी BHEL के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत अब हाईस्टार की पेटेंटेड PEM इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी अब भारत में ही स्टेज वाइज बनाई जाएगी। और आप इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस इस बात से जान सकते हैं कि इस मीटिंग में रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी का डेलीगेशन भी मौजूद था। मतलब कि ये सिर्फ 2 कंपनियों की डील नहीं है, बल्कि 2 देशों के बीच एक बड़े सिग्नल जैसा मौका भी था। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर ये PEM इलेक्ट्रोलाइजर होता क्या है। तो दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर एक मशीन है जो पानी में बिजली गुजार कर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में अलग कर देती है। यानी कि कुछ वैसे ही जैसे कि आप नींबू के पानी में इलेक्ट्रोड डालते हैं तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। बस फर्क सिर्फ स्केल का है, यानी यहाँ ये पूरे फैक्ट्री साइज पर होता है। और अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले बिजली सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्स से आए तो इस प्रोसेस से निकलने वाले हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, जिसे स्टील, फर्टिलाइजर और शिपिंग जैसे भारी इंडस्ट्री को कार्बन फ्री बनाने में सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है। और हाँ, यहाँ एक दिलचस्प सवाल और खड़ा होता है कि दुनिया की इतनी सारी टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच नॉर्वे जैसे एक छोटे से देश की भूमिका हाइड्रोजन में इतनी बड़ी क्यों बन गई। तो दोस्तों, इसका जवाब करीब 100 साल पुराने इतिहास में छिपा है। अब यहाँ समझिए कि साल 1929 में नॉर्वे के र्यूकान इलाके में वर्मोके नाम की एक हाइड्रो पावर स्टेशन के बगल में एक फैक्ट्री बनी थी, जिसका मकसद था सस्ती हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए फर्टिलाइजर बनाना। जी हाँ, यही से नॉर्सेक हाइड्रो जैसी कंपनी की नींव पड़ी और तभी से नॉर्वे में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलिसिस का रिसर्च लगातार चलता रहा। और बस यही करीब 100 साल पुराना अनुभव आज नेल, हाईस्टार और हाइड्रोजन प्रो जैसे नॉर्वेजियन कंपनी को दुनिया के सबसे एडवांस इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी का मालिक बनाता है। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या 13 अगस्त की ये डील अचानक हुई है या इसके पीछे कोई लंबी कहानी है। तो दरअसल इसके पीछे 5 सालों के भारत और नॉर्वे के बीच हाइड्रोजन को लेकर एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गईं। जैसे 2021 में इंडियन ऑयल ने नॉर्वे की ग्रीन स्टार के साथ मिलकर हाइड्रोजन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेशन बनाने का करार किया था। फिर 2022 में L&T ने हाइड्रोजन प्रो के साथ मिलकर भारत के गीगावाट स्केल पर अल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए ज्वाइंट वेंचर का ऐलान किया। लेकिन फिर उसके बाद मई 2024 में रिलायंस ने भी नॉर्वे की नेल से एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया, जिससे रिलायंस को भारत में और अपने ग्लोबल इस्तेमाल के लिए नेल के एल्केलाइन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया। और फिर उसके बाद आता है अगस्त 2025, जिसमें पुणे की थर्मैक्स ने भी हाइड्रोजन प्रो के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद अपने ही पुणे के प्लांट में टेस्टिंग स्टेशन बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मई 2026 में जब प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर ओस्लो पहुंचे तो वहाँ भारत और नॉर्वे के बीच 5 अलग अलग समझौते हुए, जिनमें से एक गुजरात की अद्वैत एनर्जी और नॉर्वे की टैको फ्यूल सेल के बीच हाइड्रोजन फ्यूल सेल के टेक्नोलॉजी को लेकर नॉलेज ट्रांसफर का भी करार शामिल था। यानी कि हाई स्टार BHEL डील दरअसल इसी लंबे सिलसिले की एक और कड़ी है, न कि कोई इकलौती अचानक घटना। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल उठेगा कि भारत आखिर इतनी तेजी से हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इकट्ठा क्यों कर रहा है। तो भैया, इसके जड़ में है भारत सरकार का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके तहत 2030 तक हर साल कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का टारगेट रखा गया है।
जिसके लिए इस मिशन में तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा सीधे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोजन प्रोडक्शन को सिर्फ इंसेंटिव देने में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार की सोच साफ है कि अगर भारत सिर्फ बना बनाया इक्विपमेंट बाहर से मंगाता रहा तो पूरा मिशन ही इंपोर्ट पर टिक जाएगा। इसीलिए हर डील में एक शर्त लगभग कॉमन नजर आ रही है, और वो ये है कि टेक्नोलॉजी चाहे जहां से आए बननी भारत में ही चाहिए। और इसीलिए भारत बहुत ही सावधानी से हर डील में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की शर्त भी जोड़ रहा है, जो कि हमारे सोलर इंडस्ट्री के पुराने अनुभव में मिलता है। अब यहाँ समझिए कि एक दशक पहले जब दुनिया भर की कंपनियां सोलर पैनल बनाने में लगी थी, तब चीन ने कीमतों को इतना नीचे गिरा दिया कि बाकी देशों की इंडस्ट्री वहां पर टिकी नहीं पाई। और आज का समय है कि सोलर इक्विपमेंट के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारी अकेले चीन के पास है। और यहाँ पर भी सेम वैसा ही खतरा इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में भी नजर आ रहा है, जहाँ पर चीन पहले से ही दुनिया के एक बड़े हिस्से का इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन अपने यहाँ समेट चुका है, और वो भी बाकी कंपनियों से काफी कम कीमत पर मशीनें बेच रहा है। तो यही वजह है कि भारत यूरोप और नॉर्वे जैसे देश के साथ मिलकर ऐसा सप्लाई चेन खड़ा करना चाहता है जिसमें चीन पर निर्भरता कम से कम हो। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग की ये सारी डील्स भारत को वाकई आत्मनिर्भर बना रही है, या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में शिफ्ट हो रहा है, वहीं जबकि असली पेटेंट और रिसर्च अभी भी नॉर्वे में ही बने रहेंगे। तो दरअसल सच तो ये है कि ज्यादातर डील्स, चाहे वो नेल रिलायंस की हो, चाहे हाइड्रोजन प्रो थर्मैक्स की हो, या हाई स्टार BHEL की, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग और फेज्ड इंडियनाइजेशन के मॉडल पर टिकी हुई है। यानी कि भैया पूरी आजादी रातों रात नहीं मिलने वाली, बल्कि धीरे धीरे स्टेज वाइज मिलेगी। और साथ ही ये भी अभी देखना बाकी है कि क्या भारत में बने ये इलेक्ट्रोलाइजर कीमत के मामले में चीन से भी सस्ते इक्विपमेंट को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी आ जाने से स्केल और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अपने आप हासिल नहीं हो जाती। तो सब मिलाकर इस तरह से 13 अगस्त की ये डील असल में एक बड़ी तस्वीर का एक टुकड़ा भर है, जहां पर भारत धीरे धीरे उसी गलती को दोहराने से बच रहा है जो उसने सोलर सेक्टर में एक दशक पहले की थी। और इसी कड़ी में नॉर्वे जैसी टेक्नोलॉजी रिच पार्टनर के साथ मिलकर अपनी खुद की सप्लाई चेन खड़ी करने में जुटा है। लेकिन अभी भी असली परीक्षा बाकी है, क्योंकि अगले कुछ सालों में ये तय होगा कि ये समझौते सिर्फ कागज पर रह जाते हैं, या भारत सच में गीगावाट स्केल पर अपने दम पर इलेक्ट्रोलाइजर बनाकर दुनिया को दिखा पाता है कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।